नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार अब अप्रैल में 3 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाकर के महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने जा रही है। लेकिन इसी बीच इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा दिए। तो वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार चुनावी राज्यों में लागू आचार संहिता के बावजूद इस बिल को लाकर के राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि कब कौन सा विधेयक लाया जाए। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर महिला आरक्षण पर किसे दिक्कत है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाला बिल अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लाया जा सकता है। गुरुवार को सरकार ने राज्यसभा में संकेत दिया कि वह महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का कानून है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब सूत्रों का कहना है कि संशोधित बिल को 15 अप्रैल के आसपास लाया जा सकता है। इसके लिए बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। सिंपल प्रपोजल, बहुत ही सिंपल गवर्नमेंट ने प्रपोजल आपके सामने में लेके आया है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। महिला आरक्षण पूरा पार्लियामेंट में एक मत में पारित किया वाला विषय है। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे एनडीए का हो चाहे आपके साइड का हो, आप पूछ लीजिए। एक भी प्रावधान जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया है हमारा टॉक्स के दौरान, कोई ऐसा है जो विवादित है, कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रपोजल है। फिर भी कांग्रेस पार्टी क्यों मीटिंग के लिए आगे नहीं आना चाहता है? विपक्षी दलों ने यह सवाल उठाया कि जब इस महीने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी यह कदम क्यों उठाया जा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बिल बजट सत्र की शुरुआत में या पिछले 3 साल में कभी भी लाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हम सभी इसका समर्थन करेंगे, लेकिन चुनाव के समय इसे लाकर चुनावी मुद्दा ना बनाएं। लेकिन किस वक्त कैसा लाना, क्या करना, ये आपका खेल बंद करो। क्योंकि ये जो है महत्व का बिल है, इसमें अनेक विषय है। अगर आपको करना ही था तो 3 साल क्यों वेट किए? अगर आपको करना ही था तो इसी सेशन में पहले लाना था। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो चुका है। अब सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। इस बिल को मार्च में ही लाए जाने की तैयारी थी, लेकिन विपक्ष की आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया। अब सूत्रों का कहना है कि संशोधित बिल को 15 अप्रैल के आसपास लाया जा सकता है। इसी बिल के साथ परिसीमन बिल भी पेश किए जाने की संभावना है, ताकि लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं का परिसीमन किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक दोनों बिल 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में पेश किए जा सकते हैं। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आधी आबादी के आरक्षण को लेकर के आज बात करें, उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार आधी आबादी को हक, विपक्ष को क्यों शक। ये पहला सवाल। और सवाल इस बात को लेकर के भी कि केंद्र का बड़ा कदम, आधी आबादी को इससे मिलेंगे अधिकार। सवाल नंबर 3 कि आधी आबादी को अधिकार, तो कितनी राजनीति, कितनी सियासत इससे बदल जाएगी। राजस्थान पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम इस पर भी बात करेंगे। जो राजनीति हो रही है उस पर भी बात करेंगे। विपक्ष को इसमें क्यों आपत्ति है, विपक्ष को आखिर शक क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय हमारे मेहमानों के साथ करवा दूं। हमारे साथ हैं अनुश्री शर्मा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मणिमाला शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। भाग्यश्री सैनी हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले मणिमाला जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे कि आखिरकार
क्या मायने हैं इस महिला आरक्षण के संशोधन बिल के? विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि देश की संसद ने जो महिलाओं से वादा किया है उसे पूरा करना सरकार का दायित्व है। सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल में जो संशोधन हो रहा है और वो बिल का इन्होंने मसौदा तैयार करके उन्होंने बोला है कि मैं अप्रैल के इसी महीने में हम लोग लागू कर देंगे इसके लिए। तो इसके लिए तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का, और इसके लिए सभी दलों को एकजुट होकर इस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए कि महिलाएं जो कि अभी तक अपने पूर्णतः हक से वंचित थी, उनको टिकट नहीं मिल पाते थे, अब सारी पार्टियां इस चीज के लिए, इस बिल के आने के बाद में इस चीज के लिए जवाबदेही हो जाएंगी उनको कि उनको 33% अपने उसमें अपने चुनाव की जो उम्मीदवारों की लिस्ट में महिलाओं को हक देना ही पड़ेगा। तो इस चीज के लिए तो सबसे पहले जवाबदेही तय करी है सरकार ने सभी दलों के लिए। और जहां तक आप बता रहे हैं, जहां तक इसमें विपक्ष का शक है कि विपक्ष इस चीज को शक की नजरों से देख रहा है कि भाई ऐसा क्यों है, तो सीधे सीधे ये चुनाव से रिलेटेड है। मेरा जितना मैं समझ पाई हूँ कि अगर चुनाव से पहले पहले ये चीजें लागू हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो आगामी जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा लोगों के मन में इस चीज का। और आज विशेषकर आधी आबादी के मन में इस चीज के लिए विशेष तौर पर एक सीधा और बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि बीजेपी महिलाओं के विषय में कितनी संवेदनशील है और कितना उनके बारे में सोचती है। बस इसीलिए विपक्ष इस चीज को शक की निगाह से देख रहा है कि यहाँ पर अब इस बिल को लागू करने का एक इनका मसौदा तैयार करके लागू करने का यही सबसे बड़ा एक कारण है, ताकि उनको आगामी विधान और लोकसभा चुनाव में सीधा सीधा फायदा हो सके। जी, भाग्यश्री सैनी जी, आप कैसे देख रही हैं ऐसे विपक्ष की राजनीति को, सरकार के दावों को, और बीच में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक? देखिए, मैं भाजपा और कांग्रेस से परे एक महिला होने के नाते ऑब्वियसली एक समय था कि जो राजनीति होती थी उसमें आम सी बेटी का एक सपना होता था। शायद हम आम सी बेटियां सोच ही नहीं पाती थी, क्योंकि जो राजनीति है वो देखा जाता था कि कुछ चुनिंदा महिलाएं जा सकती थी, और वो महिलाएं जा सकती थी या तो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लेकिन इस बिल के बाद में मैंने ये फुसफुसाहट तो देखी है हर महिला के बीच में कि वो ये सोच सकती है कि हाँ भाई, अब राजनीति हमारा भी हिस्सा हो सकता है, हम भी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, मैं ये मानती हूं कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इसका विरोध करें। मैंने हमेशा देखा है कि अगर विपक्ष होने के नाते अगर आपको इसका विरोध करना है कि हम विपक्ष हैं और हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो आप कर सकते हैं कि 3 साल पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ। मेरा ये सवाल ये भी हो सकता है विपक्ष से कि 30 साल से क्यों नहीं हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है अभी वोट के लेने के लिए या जो चुनाव है उसके कारण पहले पारित है, तो आप ये चीज तो विपक्ष भी कर सकती थी ना जब उनकी सरकार थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं ये मान सकती हूँ कि भाजपा सरकार का ये बहुत अच्छा महिला सशक्तिकरण की राह में एक मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी चीज है कि अब जो हम लोग विकसित भारत का सपना देखते हैं और महिलाओं के लिए जो हम लोग विधानसभा से लेके संसद तक जो उनकी एक मैच तय कर रहे हैं जिसपे वो निर्णय ले सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं हो सकता राजनीति में। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है हर पार्टी को, हर महिला को, हर किसी को इसका वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। अनुश्री जी, जब सब अभिनंदन कर रहे हैं उस वक्त विपक्ष क्यों शक कर रहा है इसे लेकर के? देखिए हेमंत जी, बात शक की नहीं है, बात यह है कि सरकार अपना जो दोहरा चरित्र दिखा रही है। जिस तरीके से जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हुआ था, तब कांग्रेस ने और बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने इसको तुरंत लागू करने की मांग करी थी। जब सरकार का स्टैंड था कि आप इसको, ये अभी संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। अब अचानक से 30 महीने बाद, 2023 में ये लागू हुआ था, अचानक से 30 महीने बाद 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे आप परिसीमन कर इसको लागू करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड है। बात यहाँ शक की हो रही है। हम निश्चित तौर पर स्वागत कर रहे हैं, महिलाओं को अपना पूरा हक मिलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आज आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बीच हमारे जो लीडर्स हैं वो बार बार सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते आ रहे हैं, उसको नकारा गया। उसके बाद चुनावी माहौल के अंदर आप ये बिल लाकर, या कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है,
तो इस चीज को ये महिलाओं के उत्थान से नहीं, ये चुनावी राजनीतिक रूप से भी देखा जा सकता है कि ये चीज सारी आज 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके से आप इस चीज में एक नया मोड़ लेकर आए। कांग्रेस सरकार बार बार, जो कांग्रेस पार्टी है या फिर जो अन्य विपक्षी दल है, बार बार इस चीज की मांग करते आ रहे हैं कि आप इसको तुरंत लागू कीजिए। तब ये परिसीमन और जनगणना से नहीं उभर पा रहे थे, लेकिन आज इनको अचानक से इतनी जल्दी हो गई कि एक विशेष सत्र बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें शक पे, निगाहों पे देखना इसका लाजमी है। मणिमाला जी, क्या ये आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है, जैसे अनुश्री जी कह रही है? देखिए, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो जब होगा जब विधानसभा में ये बिल लाया जाता। देश में लोकसभा में ये चीजें चल रही हैं और लोकसभा के लिए जब जो भी किसी के, अगर राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो राज्यों में जो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है तो वो राज्य के लिए होती है, ना कि पूरे देश के लिए होती है। एक राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पर आचार संहिता लागू होती है, पर दूसरे राज्य में उस चीजों को नकारा जाता है, उस चीजों को नहीं माना जाता है। तो ये तो कहना एक चीज एक तरफ से थोड़ा सा ठीक नहीं है कि वो आदर्श आचार संहिता लागू है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता पूरे देश के लिए लागू नहीं है और ये लोकसभा में बैठ के ये सब चीजें तय की जा रही हैं। पर हाँ, डेफिनेटली इस चीज का हम यूं देख सकते हैं कि इसका सीधा सीधा लाभ चुनावी राजनीति पे पड़ना लाजिम है और ये मास्टर स्ट्रोक है। बहुत ही तरीके से, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से इस चीज को खेला गया है और डेफिनेटली इसका सीधा सीधा फायदा जो रूलिंग पार्टी है उसको मिलेगा ही मिलेगा। हम इसको इस तरह से देखा जा सकता है, इस तरह से देखेंगे जी। अनुश्री जी का मास्टर स्ट्रोक है, जैसे कह रही मणिमाला जी कह रही हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे तो कोई बात नहीं है। ये दोनों अगर पढ़ेंगे तो इसमें साफ आ रहा है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसका वायलेशन है। दूसरी बात ये कि मास्टर स्ट्रोक की बात लेकर आ रहे हैं, तो मैं वापस एक ही चीज बोल रही हूँ कि जब विपक्ष 2023 से इस चीज की मांग करती आ रही थी कि इसको आप तुरंत लागू करें, तब तो उससे पहले विपक्ष जब सरकार में था, सत्ता में था, तब क्यों नहीं लाया? वो कह रहे हैं 75 साल से क्या कर रहे थे, फिर कोई ले आया, तब आप उसमें मीन मेट को निकालने के लिए आ जाएंगे। हेमंत जी, आज 2011, 3 साल बाद 2011 की जनगणना पे अगर पार्टी रिलाई कर रही है तो उसी वक्त कर लेती। आज देश में 5 राज्यों के चुनाव है, इसी वक्त क्यों? ठीक है। अपूर्वा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अपूर्वा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेष सत्र बुला करके जो महिला आरक्षण बिल जो है वो लाने की बात हो रही है, कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर रही है और वो कह रही है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। हेमंत जी, देखिए, जहां तक बात रही राजनीतिक फायदे की, तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जो मेरी साथी प्रवक्ता कांग्रेस की यहाँ बैठी हैं वो भी महिला हैं। महिला होने के नाते उन्हें पार्टी धर्म से ऊपर उठ करके एक पहला धर्म जो उन्होंने महिला के रूप में जन्म लिया था, कांग्रेस तो बहुत बाद में जाके ज्वाइन करी, इसलिए उनको प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न केवल उन्हें ही नहीं होना चाहिए, इस देश की आधी आबादी को भी प्रसन्न होना चाहिए कि अब उनकी जो आवाज है नीति निर्णायक तत्वों के अंदर बन करके और सदन के अंदर गूंजेगी। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्ट्रोक है या मास्टर स्ट्रोक है वोट लेने का या वो करने का, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब से 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से महिलाओं को लेकर के बहुत सी ऐसी योजनाएं आई हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं जो महिलाओं को केंद्र में रख के बनाया गया। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, 67 ईयर्स तक मोर और लेस कांग्रेस का राज रहा उसके अंदर आप देखिए हमेशा वुमेन डेवलपमेंट की बात होती थी, कभी भी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी। बट 2014 ऑनवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होने लगी और आज जब 50% आबादी को अपना हक मिलने की कगार पर हम आके खड़े हुए हैं, तो वहां पे महिलाएं ही चाहे किसी भी पार्टी की हों, वो अगर ये सवाल करती हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, 23 से क्यों नहीं लागू किया उसे, तो साहब 67 ईयर्स आप भी थे ना सरकार के अंदर मोर और लेस, तब आपने क्यों नहीं लागू किया? और आज जब कोई अच्छी चीज हो रही है, जब हमने सोशली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली महिलाओं को एकदम इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है और अब हम पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर हम उनको एक इक्वल प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, तो ये लोग विपक्ष में आ जाते हैं, ये लोग उसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर ये मास्टर स्ट्रोक होता जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये पहले ही आ गया होता।
इन 5 राज्यों के अंदर इसको लेकर के कोई माइलेज मिलेगा ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि इनको पता है, ये अपने मन के हारे हार चुके हैं, इनको पता है इनके 5 राज्यों में इनको हार हाथ लगनी है, इसलिए अभी क्या करें। इसलिए आधी आबादी के हक की भी जहां बात आती है वहां पर भी उस आधी आबादी के विपक्ष में खड़े मिलते हैं। आप एक बात बताइए, आज तक इतने सालों के इतिहास में महिलाएं एक ताने से सदैव जूझती आई हैं हेमंत जी, कि तुम्हारा घर कौन सा है। मायके में बोलते हैं ससुराल जाओ तो करना, ससुराल में कहते हैं अपने घर से सीख के आइए क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी वेदना को समझा और पीएम आवास के अंदर 70% से ज्यादा जो पट्टे हैं वो महिलाओं के नाम दिए गए। अब महिलाएं हक से कह सकती हैं कि जमीन भी मेरा है या आसमान भी मेरा है, घर के बाहर जो नाम है वो भी मेरा है, पट्टा भी मेरे नाम का है। महिलाएं फिजिक्स पढ़ती थी, मैथमेटिक्स पढ़ती थी, मेरी साथी प्रवक्ता यहाँ बैठी है, जवाब दे दें क्यों आज तक महिलाओं को है वो सुरक्षा के लिए अयोग्य माना गया, क्यों यह माना गया कि सीमा की जो है सुरक्षा वो महिलाएं नहीं कर सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में चाहे मिलिट्री स्कूल हो चाहे एनडीए हो, उसके अंदर महिलाओं का दाखिला हुआ। मुद्रा योजना के माध्यम से लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप करोड़पति दीदी के माध्यम से दीजिए, लखपति दीदी के माध्यम से लीजिए, इतनी सारी योजनाएं हैं। शौचालय जैसी एक बेसिक नीड के लिए महिलाएं तरस रही थी और आज जब महिलाओं को एकदम इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है तो हमारी साथी प्रवक्ता है या जो कोई अन्य भी महिलाएं हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि ये जो पार्टी वाला है या दलगत राजनीति है इससे ऊपर आए, हम सबको हक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में ही लड़ेंगी, कांग्रेस में भी लड़ेंगी, अन्य राजनीतिक दलों के अंदर भी लड़ेंगी। जो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड आएंगी वो उनके लिए भी आएंगी। और इनके टाइम में नारी शक्ति वंदन कहां गया था, इन्होंने ये क्यों नहीं सोचा, ये क्यों नहीं पारित करा पाए। आज स्पेशल सेशन आ रहा है, देखिए हकीकत तो ये है कि ये सब महिलाएं अंदर अंदर, वो कहते हैं ना मन मन भावे मूड हिलावे, मन तो सबको बहुत भा रहा है कि हाँ हमें आधा हक मिलेगा, हमको सीटें मिलेंगी, मगर वही है दलगत राजनीति है, इनकी भी मजबूरी है। यहाँ पे आके चिल्लाएंगे नहीं तो पार्टी से सवाल करेगी। विरोध कर रही हैं और अपूर्वा जी पूछ रही हैं कि भाई अगर ये इतना अच्छा कदम है तो आप क्यों नहीं लेकर के आए महिलाओं के लिए, तो आप भी सोच सकते थे ना, क्यों नहीं 70 साल में अपनी कुर्सी के अलावा आपने महिलाओं की सोची। हेमंत जी, अभी फिर आप उस डिबेट को मैं छेड़ना नहीं चाह रही हूँ। पहली चीज तो ये कि डिबेट की स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि निश्चित तौर पे स्वागत है, लेकिन अगर आप 2023 की बात ले तो 2023 में क्यों नहीं करा, आज आप उसी चीज पे वापस 2011 में पहले क्यों नहीं किया, इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया। अगर हमने प्रयास हेमंत जी, शौचालय 67 ईयर्स क्यों वेट किए, पीएम आवास के लिए क्यों वेट किया, मुद्रा योजनाओं के लिए क्यों महिलाओं ने वेट किया, सुरक्षा सेवाओं के अंदर आने के लिए महिलाओं ने क्यों वेट किया। अरे बहन, अगर आप इतनी ही साफ सुथरी है तो आप भाषा को सुनिए ना। कौन सी योजना, यही है कि महिलाओं को लेकर क्या योजना बंद कर दिया। अभी आप बार बार ये योजना बंद कर दी वाला फंडा कहां से लेकर के आते हैं। अनुश्री जी देखिए, राजीव गांधी एक्सीलेंस फिर से आ गए ना परिवारवाद पे। मुझे बताओ महिलाओं को लेकर के कौन सी योजना बंद कर दी। पार्टी की प्रियंका गांधी जी की स्थिति बता दीजिए क्या हो गई। आज सारे के सारे राहुल गांधी मुझे सिर्फ इतना सा बता दे कि इनकी पार्टी में महिलाओं का क्या स्टैंड है। आज 33% आरक्षण की बात हो रही है, ये तो मजबूरी वर्ष आएगा ही आएगा और महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मजबूरी किसकी है। संगठन स्तर पे लागू पार्टी की सरकार है, लागू कर चुकी है, संगठन के हर मोर्चे में महिलाओं का स्टैंड है। आज आप राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्टेट स्तर को किसी भी स्तर पे सुना दे, आप 33% महिलाओं का रिजर्वेशन पाएंगे। हमारे संगठन स्तर पे ये चीज लागू हो चुकी है, हमारे हर स्तर पे ये लागू हो चुकी है, लेकिन आज आप बात कर रहे हैं 5 स्टेट की, 5 स्टेट में तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, पांचों के पांचों राज्यों में आप महिलाओं का प्रतिशत देखें कि पांचों के पांचों राज्यों में केरला, तमिलनाडु से लेकर जो 5 स्टेट है उसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना ज्यादा है। आज ये 5 राज्यों के चुनाव में तो फिर तो आपके हिसाब से आना ही नहीं चाहिए पूरे देश में ये बिल, है ना। फिर तो आपके हिसाब से ये बिल आना ही नहीं चाहिए कभी। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी महिला पक्ष की बात करती है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ वापस। भाग्यश्री जी ये हो हल्ला हो गया, लेकिन भाग्यश्री जी ये जब भी महिलाओं की बात आती है अलग अलग सवाल महिलाओं के सबसे पहले क्यों आने लग जाते हैं। सामाजिक ढांचे में कितना बड़ा बदलाव है ये बिल और ये अधिकार, आधी आबादी को पूरा अधिकार, और जो अधिकार दे रहा है उसको क्यों नहीं कोई माइलेज मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए कोई अगर कर रहा है तो। जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं महिला के बिहाफ नहीं, मैं इस पूरी देश की महिला और बेटियों के बिहाफ पे ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई चुनाव
महिलाओं को उनके हक देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ 5 साल में नहीं, ऐसे चुनाव हर साल में हो, और जिन पॉलिटिकल पार्टियों को इनका फायदा लेना वो ले लें, लेकिन महिलाओं को उनका हक दे दें। क्या पारित हुआ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि कब पारित हुआ। अरे इतने सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, विपक्ष ने सालों से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसने अपना एक ही फंडा बनाया हुआ है कि कोई भी बिल, कोई भी लॉ किसी के लिए भी लाया गया, हमें उसमें कमियां निकालनी है। आपको ये समझना होगा कि आप एक विपक्ष की भूमिका में नहीं, एक महिला की उस पे भी आके सोचिए कि महिलाओं के लिए जो दरवाजे सालों से बंद थे, जो सपना दूर दूर तक इस देश की बेटी नहीं देख सकती थी, आज वो बेटियां वो सपना देख रही हैं। आज वो बेटियां विधानसभाओं से लेकर संसद तक जाने का सपना देख रही है। मुझे नहीं लगता इस बिल में कोई कमी है। अगर विपक्ष अपना धर्म सिर्फ ये मानती है कि हमें जो पार्टी है उसकी चीजों में कमियां निकालती है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इसमें हजारों कमियां हैं। हो सकती है कि किसी बिल में बहुत सारी तकनीकी खामियां होती है, लेकिन समय के साथ वो तकनीकी खामियां दूर हो जाएंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस और सरकार ने ध्यान दिया, जिस सरकार ने ध्यान दिया, हम महिलाओं के ओर से वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और हम महिलाओं की ओर से हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि सरकार ने कम से कम हम महिलाओं के लिए सोचा तो सही कि आधी आबादी पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी अपना योगदान रखती है। अनुश्री जी, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि महिलाओं के लिए कोई सोच तो रहा है, और यही समय है, सही समय है। कब तक इंतजार करते? क्या ये मौका नहीं है पूरे देश के लिए अपनी गलती को सुधारने के लिए? आजादी के इतने सालों बाद भी आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तब भी आप ये कह रहे हैं कि ये वक्त वो वक्त, क्या यही सही वक्त है? ये वक्त सही नहीं है? हेमंत जी, वक्त सही की बात तो तब होगी जब ये निश्चित तौर पे अमल में आएगा। लेकिन आप एक चीज बात करें, आप अमल में आएगा कैसे? जब लाने देंगे, जब लाएंगे तभी तो अमल में आएगा। हमारी तरफ से बार बार सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई, उसको नकारा गया। बार बार अगर इस चीज को देखें, आचार संहिता के उल्लंघन से लेके आज चुनाव के बीच ही ये काम क्यों हो रहे हैं? आज ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो लोकसभा स्पीकर से लेके देश की महिला प्रधानमंत्री तक महिला दी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पिछले 2 सालों में जवाब तो सुन लीजिए अनुश्री जी, जवाब तो सुन लीजिए। अपूर्वा जी का जवाब तो सुन लीजिए, आप बोली और उसके बाद जवाब तो सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। जी अपूर्वा जी। हेमंत जी, जब भी बात आती है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो है वो नाम लेकर आ जाते हैं। क्या ये भूल गए कि वो किनकी बेटी थी? ये भूल गए कि वो प्रधानमंत्री जी की बेटी थी, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बनी। मुझे तो केवल ये इतनी सी बात बता दे कि आज इनकी पार्टी के अंदर 2 पुटे, एक राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी। अनुश्री जी सुनना भी तो सीखिए। आपके बीच में वो तो नहीं बोली थी अनुश्री जी प्लीज। चिल्लाने से क्या बदल जाता है? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार क्या है? इनको कुछ नहीं आता। इंजन की सरकार कर चाहे थ्रो फाइट करा लीजिए, चाहे कैट फाइट करा लीजिए, बस इनको यही आता है। सरकार को आज भी यही शर्म आ रही है हेमंत जी, शर्म आ रही है ये देखते हुए कि एक महिला होकर के महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बिल के ऊपर इस प्रकार की फाइट कर सकती है। शर्म आ रही है, सरकार ने शर्म आ रही है। और जनता देख रही है, जनता देख रही है, महिलाएं देख जी। रही है। एक छोटी सी टिप्पणी में मैं लूंगा मणिमाला जी की। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है कि महिला होकर के भी कुछ महिलाएं इसको लेकर के राजनीतिक विरोध करना है इसलिए बोल रही हैं। महिलाओं को हक मिलने देखिए, महिलाओं को मणिमाला जी अगर ये संशोधन आ जाएगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, और ये बहुत बड़ी बात है कि 543 जो सदस्य हैं वो 816 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, 273 सांसद जो है वो महिलाएं बनेंगी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में क्या बदलेगा इससे, जहां पर 200 विधानसभा की सीटें हैं और वो बढ़कर के 270 हो जाएंगी। इस लिहाज से 90 महिला विधायक राजस्थान में भी चुन करके आएंगी। राजस्थान की राजनीति का कितना आमूलचूल परिवर्तन देख रही हैं आप? बहुत परिवर्तन होगा। 90 क्या, मैं तो कहती हूँ अगर 5 भी महिला विधायक और भी बढ़ जाती हैं संसद में या अपन विधायक तो सॉरी हमारी विधानसभा में, तो ये एक चीज पॉजिटिव संदेश है सभी लोगों के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी लड़कियां इसमें आना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है, उनके लिए पॉजिटिव संदेश है।
और जो दूर दराज की महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं, जो कभी इस चीज को जाने के लिए, सोचने के लिए बैठी हुई हैं कि भाई क्या पता हमारा भी कभी नंबर आ जाए, परंतु वो बहुत सालों से इस चीज के लिए कोशिश कर रही हैं, पर वहां पर उनकी पार्टी उनको 33% चूंकि आरक्षण नहीं है, इसलिए महिलाओं की जगह पुरुषों को वो मौका मिल जाता है। तो अब ये मौका उनके लिए आ जाएगा और राजस्थान में जब वो बढ़ेंगी, 90 सीट बढ़ेंगी और महिलाएं आएंगी, तो डेफिनेटली विधानसभा का जो नजरिया होगा और विधानसभा का जो नजारा होगा वो एक अलग लेवल का होगा। और इसको मैं बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से देखती हूँ कि महिलाओं की हिस्सेदारी, चाहे वो राजनीति हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बढ़नी चाहिए। अगर आप उसको आरक्षण के जरिए लाके उसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है, ताकि उसमें केवल उन्हीं का अधिकार रहे, किसी की और उसमें तो ये दर्द किसके पेट में है? अगर महिलाओं को, इस देश के महिलाओं को उनका अधिकार मिलता है, हक मिलता है, तो दर्द क्यों है राजनीति में? देखिए, दर्द वाली बात नहीं है, ये दर्द वाली बात नहीं है। ये सबको, एक सारी पार्टियों को ये एक मैसेज है और सारी पार्टियों को ये चीज उनके ऊपर, ये उनको लग रहा है ये थोप दिया जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेंगे, उनको 33% आरक्षण सही देना ही मायनों पड़ेगा। में तो मणिमाला जी कह रही हैं कि अब महिला सशक्तिकरण हो रहा है और सारी महिलाओं को, क्या मैं तो कह रहा हूं महिलाओं को ही क्यों, पुरुषों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे देश को एकजुट होकर के इसका स्वागत करना चाहिए। अब जहां तक सवाल है राजनीतिक दलों का, तो वहां तो ये सब चीजें लाजिम है होना आपस में। आज वुमेन्स है वो हर फील्ड में आ गए हैं, चाहे किसी भी फील्ड की बात ले ले। तो किसी टाइम पे एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी, आज का परिप्रेक्ष्य देखे तो वुमेन्स कई ज्यादा आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पे आगे बढ़ना अलग बात है और राजनीति में सशक्तिकरण अलग बात है। अभी कितना रिप्रेजेंटेशन है? 10.50% विधानसभा में महिला हैं, 33% आएंगी। अपूर्वा जी बोलिए। अपूर्वा जी। बिल्कुल हेमंत जी, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और निश्चित तौर पे जो आधी आबादी है उसको पूरा तो नहीं मगर फिर भी 33% हक मिल रहा है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मेरा सभी से अनुरोध है कि दलगत राजनीति से ऊपर आकर के, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, हमारी आवाज विधि निर्माण तक पहुंचेगी, विधि निर्माता हम बनेंगे वहां तक पहुंचेगी और आम जो महिलाएं हैं वो भी अपना विश्वास हम पर जता सकेंगी। इस जो कदम है उसको हमें बहुत स्वागत करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। क्रो फाइट, कैट फाइट में कुछ नहीं रखा, सब महिलाओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है वो असली वुमेन लेड डेवलपमेंट हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और ये वाकई सही मायनों में महिला उत्थान होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना होगा, चारों तरफ सबको इसका स्वागत करना है।